दोस्तों नमस्कार। जिस गुजरात को दिल्ली चला रही थी वही दिल्ली गुजरात में वोट मांग रही है। जिस गुजरात के भीतर राजनीतिक प्रयोग आरएसएस कर रही थी उसी गुजरात के भीतर आरएसएस अब अपनी जगह को टटोल रही है। जिस गुजरात को लेकर बड़े बड़े सपने गुजरात के लोगों को दिखाए गए, अब उन सपनों का असर गुजरात के लोगों पर कुछ इस तरीके से पड़ा है कि इस बार कोई मुद्दा नहीं है, यानी जीएसटी नहीं है, यानी नोटबंदी नहीं है, यानी इस दौर में वह मुश्किल हालात और पाटीदार आंदोलन भी नहीं है। दरअसल इस वक्त गुजरात में हर बात का असर है, एक ऐसा असर जिसमें लोग तलाश रहे हैं कि क्या राजनीतिक परिस्थिति को अगर बदल दिया जाए, राजनीतिक सत्ता को अगर बदल दिया जाए तो क्या उनकी स्थिति ठीक हो जाएगी। क्योंकि हर वक्त किसी ना किसी मुद्दे के आश्रय गुजरात को बार बार उलझाया गया है और पहली बार गुजरात के आम लोगों के भीतर यह एक सवाल हो चला है कि आखिर इस बार तो कोई मुद्दा नहीं है। पिछली बार तो पाटीदार आंदोलन की धूम थी, जीएसटी नया नया आया था, लोग परेशान थे। इस वक्त तो उन सब चीजों का एक असर हो चला है और असर कुछ ऐसा है जो शहरी मिजाज को ही अपने दायरे में ले रहा है और यहीं से हाथ पांव बीजेपी के फूल रहे हैं। यहीं से आरएसएस के सामने संकट मंडरा रहा है। आरएसएस की जितनी शाखाएं 2015 तक लगती थी, आज की तारीख में उतनी शाखाएं भी नहीं लगती है, क्योंकि गुजरात पर भी बीजेपी और दिल्ली पर भी बीजेपी, वहां भी प्रचारक, यहां भी स्वयंसेवक। तो जरूरत क्या है? यानी आरएसएस की अपनी बनाई जमीन को टटोलने के लिए विश्व हिंदू परिषद के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। किसान संघ जो एक बात गुजरात के भीतर घुस चुका था, वही किसान संघ आज आपको कहीं नजर आएगा नहीं। और आने वाले वक्त में गुजरात को लेकर जो आरएसएस ने अपनी बिसात इस आधार पर बिछाई कि दरअसल असल विचारधारा की शुरुआत तो गुजरात से ही होगी, अब उसे अपनी जमी के लाले पड़ रहे हैं। ये शाखाओं के जरिए है, ये बैठकों के जरिए है, यह हफ्ते में एक बार होने वाली बैठक के मद्देनजर है। लेकिन इसके ठीक समानांतर जो सपने दिल्ली दिखाती रही, उसने रूपाणी और नितिन पटेल को बदल तो दिया, उनकी पूरी सरकार को समेट तो दिया, लेकिन गुजरात के आम लोगों में यह संकट आ चला है कि दरअसल अगर यही परिस्थितियां रही तो फिर उनका अपना भविष्य और उनके भविष्यों का भविष्य, यानी जो उनका वर्तमान है, बच्चों के जरिए उनके भी रास्ते निकल नहीं पाएंगे। पिछले चुनाव में सस्ती शिक्षा का भी जिक्र था, हेल्थ और स्वास्थ्य सेवा का भी जिक्र था, लेकिन कोविड ने तो सब पर पानी फेर दिया। परिस्थितियां नाजुक हुई और खुलकर खेली। शायद इसीलिए पहली बार गुजरात के चुनाव में एक तरफ दिल्ली की सत्ता है जो वोट मांग रही है और दूसरी तरफ गुजरात का वोटर है जो गुजरात को जिस रूप में चाहता रहा और बीते 2 दशकों से उसे जो भी सपने दिखाए गए, उन सपनों के आश्रय, चाहे वह युवा तबका हो, चाहे वो व्यापारी तबका हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे दलितों की पूरी कतार हो। और मुस्लिमों का जिक्र तो यहां किया नहीं जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम खुद जिक्र करता है तो कहता है कि हिंदू वोट एक हो जाते हैं और हमारी परेशानी कोई देखता नहीं। लेकिन अब तो समूचे गुजरात के भीतर उस मिडिल क्लास के सामने संकट है, उस छोटे व्यापारियों के सामने संकट है, उस रिटेल सेक्टर के सामने संकट है, जो कॉटन उपजाते थे, जो मूंगफली उपजाते थे, उनके सामने भी संकट है। तो पहली बार चुनाव में सवाल कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का बिल्कुल नहीं है। जनता मान रही है कि दरअसल इनके बूते में चुनाव जीतना नहीं है, लेकिन हराना तो जनता के बूते में आता है। तो इस बार का चुनाव क्या वाकई जनता और दिल्ली की सत्ता के बीच हो चला है? और इसी का लाभ कहीं पर कांग्रेस उठा रही है, कहीं पर आम आदमी पार्टी पा रही है। हमें लगता है कि आज उस कच्चे चिट्ठे को पूरा समझने की कोशिश कीजिए जो गुजरात के भीतर की जमी को पहली बार राजनीतिक तौर पर दिल्ली द्वारा दिखाए गए सपनों को ध्वस्त करने पर उतारू है। तब पाटीदार आंदोलन था, तब नोटबंदी थी, तब जीएसटी था, तब किसानों पे संकट था, तब बेरोजगारी का जिक्र था, तब सस्ती शिक्षा का जिक्र था, तब इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र था। लेकिन इस वक्त जिक्र और मुद्दा कुछ भी नहीं, इस बार उसके असर का जिक्र है जो
गुजरात के भीतर तकरीबन 4 करोड़ वोटरों को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। गुजरात में वोटरों की तादाद तकरीबन 4 करोड़ 90 लाख है। लेकिन उस दायरे के भीतर जब घुसिएगा और उम्र के लिहाज से भी परखना शुरू कीजिएगा तो तमाम मुद्दे एक बार असर की वजह से, यानी मोरबी की घटना हो सकती थी कि गुजरात में एक नए परिस्थिति में एक मुद्दा बन जाए। लेकिन अच्छा किया बीजेपी ने और अच्छा किया आरएसएस ने, उसे मुद्दा बनने नहीं दिया। कोई मुद्दा बन जाता है तो पूरा चुनाव उसके इर्द गिर्द रेंगता है। लेकिन इस बार कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा एक ही है। दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से जिस राज्य को चला रहे थे वही बताने आए हैं कि अब आने वाले वक्त में हम आपको क्या क्या दे देंगे। खास तौर से सबसे बड़ी मुश्किल बीजेपी के लिए एज ए पॉलिटिकल पार्टी शहरी इलाकों में है, वह भी 4 प्रमुख शहर जो अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट के हैं, जहां की 55 में से 44 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीती थी। शहरी मिजाज को उसने अपने कब्जे में किया था क्योंकि व्यापारी तबका या रईस तबका या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ तबका या अलग अलग इंडस्ट्री को संभालने वाले लोगों की जो रिहाइश है वह इन्हीं 4 जगहों पर सिमटी हुई है, जहां पे 55 सीटों में से 44 सीट जीती थी बीजेपी ने। सूरत में ट्रिगर का काम आम आदमी पार्टी ने किया। अहमदाबाद में ट्रिगर का काम खुद ब खुद अमित शाह ने कर दिया जब उन्होंने गुजरात दंगों का जिक्र कर दिया। वडोदरा एक सांस्कृतिक शहर जाना जाता है, लेकिन फिलहाल वो अड्डा है पैसा कलेक्शन का कि वहीं से पैसा डिस्ट्रीब्यूट गुजरात के 30 जिलों में कैसे किस रूप में जाएगा, और वो वहां के होटल, वहां पर जो बड़े बड़े राजनीतिक दलाल होते हैं उनकी मौजूदगी वडोदरा में दिखाई दे रही है। तो वडोदरा की सांस्कृतिक पहचान राजनीतिक पूंजी के आश्रय आकर खड़ी हो गई है, जो उसका अपना संकट है। लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और राजकोट के भीतर किसान भी हैं और राजकोट के भीतर शहरी मिजाज को जीने वाला मध्यम वर्ग का एक बड़ा तबका है, जिसके सामने परेशानियां हैं। और वो पहली बार मान रहा है कि दरअसल एक चुनाव ऐसा भी हो जहां किसे जिताना है नहीं पता है, लेकिन किसे हराना है यह तो पता हो सकता है, क्योंकि कितने बरस इंतजार कैसे कैसे किया जाए। और जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता इस देश पर काबिज हो जाए, इस देश के एक वक्त 18 राज्यों पर काबिज हो, और वह गुजरात से निकलकर संभालने वाले नेताओं के इशारे पर चलती हो, लेकिन गुजरात के भीतर लोगों की अपने संकट के साथ जीने की ताकत कितने मुश्किल हालात पैदा करती है। इस बार शायद यह सवाल बिल्कुल नहीं है कि क्या है कितने हिंदू कितने मुसलमान, यह भी सवाल नहीं है कि पाटीदारों की कितनी तादाद किस जाति की या दलितों के भीतर, जो सवाल 2017 में था। याद कीजिए ऊना की घटना के बाद किस तरीके से जिग्नेश मेवानी निकल कर आए थे, वह इंडिपेंडेंट चुनाव जीत गए थे। उस वक्त मुद्दा उठा था, लेकिन इस वक्त मुद्दा नहीं, अब उन मुद्दों के असर का दौर है। शायद इसीलिए जिन जगहों पर पिछली बार कांग्रेस का वर्चस्व था, उन जगहों से हटकर पहली बार बीजेपी अपनी सीटों को और शहरी मिजाज को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। यह शायद एक अपने तरीके की बिल्कुल एक अलग पहचान है। और इसके ठीक समानांतर गुजरात में जो इससे पहले जिस पीढ़ी ने आरएसएस को खड़ा किया और जिस पीढ़ी को आरएसएस ने खड़ा किया, उस नई पीढ़ी के साथ जो मौजूदा वक्त में बड़ी हुई है, उसे नहीं पता है कार सेवक कौन है, उसे नहीं पता है स्वयं सेवक का मतलब क्या होता है। वह देख रहा है अपनी कमाई, अपनी पूंजी आने वाले वक्त में अपने भविष्य को टटोल रहा है। और वो देख पा रहा है कि दरअसल कोई सरकार काम ना करे तो उसको एक झटके में जनता हटाए, उससे पहले खुद ही हटा दीजिए, यह सोचकर कि दरअसल अब नई सरकार आएगी तो इनके साथ जनता खड़ी हो जाएगी। यह शायद एक बड़ी गलती तो नहीं थी, यह एक बड़ी गलती हो तो नहीं गई। यह भी पहली बार चुनाव के मद्देनजर गुजरात के आम लोगों में है। इसीलिए गुजरात के भीतर जहां पर सड़क पर कोई भी नेता निकलता है, अगर आपके जहन में आता हो जहां पर केजरीवाल निकले, वहां पर कुछ लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। जहां पर कल रात सूरत में या खेड़ा के इलाके में जहां से खुद निकले नरेंद्र मोदी, वहां पर केजरीवाल के नारे लग रहे हैं। साइलेंट तौर पर आपको कांग्रेस नजर आ रही है, जिसने अपने आप को इसलिए नहीं खड़ा किया कि उसके दौर को याद लोग इस रूप में ना करें कि बीजेपी टारगेट कर सके, यानी मोदी वर्सेस राहुल गांधी की स्थिति नहीं आने देंगे, नहीं आने दी गई।
अब यहां पर दो तीन चीज बड़ी सवाल है कि खास तौर से एक तरफ शहरी मिजाज और दूसरी तरफ जो आदिवासी इलाके हैं, आदिवासी इलाकों में खास तौर से गुजरात में भारतीय ट्राइबल पार्टी है, बीटीपी है, उसके जो छोटू भाई विसावा है और उनके बेटे महेश वसावा, ये दोनों पिछली बार चुनाव जीते थे। इस बार ट्राइबल्स का सवाल बीटीपी और कांग्रेस के जरिए जिन परिस्थितियों को उभार रहा है, उसमें बीजेपी का मैनिफेस्टो या बीजेपी की चकाचौंध फिट नहीं बैठ पा रही है, क्योंकि आदिवासियों का एक बड़ा समूह जो है गुजरात के भीतर ही रोजगार के लिए अपने इलाकों से निकला है। अगर आप ध्यान दें तो खास तौर से नर्मदा का इलाका, दाहोद का इलाका, ये बड़े पिछड़े इलाके हैं और सरकार की जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है ना, 125 डिस्ट्रिक्ट, उसमें भी गुजरात के इन दो जिलों का जिक्र है, बड़े पिछड़े जिले हैं। लेकिन अगला सवाल यह है कि एक तरफ शहरी मिजाज अगर रूठ रहा है तो दूसरी तरफ ग्रामीण मिजाज के भीतर के सवालों को जवाब देने के लिए कोई नहीं है। और इसीलिए इन चार जगहों का जहां हमने जिक्र किया, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, इसके भीतर के एक सच को और परखिए। मसलन अहमदाबाद की जनसंख्या है लगभग 84 लाख, लेकिन जो अहमदाबाद का ग्रामीण इलाका है उसमें 20 लाख लोग रहते हैं, यानी शहरी मिजाज को 64 लाख जो जीते हैं, उससे हटकर भी 20 लाख है, वह भी शहरी इकोनॉमी पर टिके हुए थे। उनके भीतर भी अब नए नए सवाल हैं और उन सवालों का जवाब वो कांग्रेस से कैसे मांगे? वह दिल्ली के मॉडल को जो केजरीवाल दे रहे हैं उसकी तरफ क्यों देखे? उसे तो यही समझ में आ रहा है कि हम तो बार बार जीतते आए और जिताते आए, क्योंकि बीजेपी का जीतना उनकी अपनी जीत के साथ 2002 के बाद जोड़ा गया, यह सच है हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तहत, और आरएसएस ने इसको खांटी तौर पर प्रयोग भी किया। लेकिन पहली बार यह सवाल है कि जो अलग अलग शहरों में, मसलन सूरत में देखिए 18 लाख जनसंख्या जो है ग्रामीण सूरत में रहती है, 52 लाख शहर में रहती है। वडोदरा में तो स्थिति दूसरी है, वडोदरा शहर बड़ा सिमटा हुआ है, तकरीबन 19 लाख लोग रहते हैं, लेकिन ग्रामीण वडोदरा में जाइएगा तो 29 लाख लोग रहते हैं, इसीलिए वहां पर कहीं ज्यादा चिंता है। राजकोट के इलाके में लगभग 30 लाख ग्रामीण में रहते हैं और लगभग 14 लाख जो है शहर में रहते हैं। यहीं से खेल शुरू होता है असल में उस विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज का, जिसके आश्रय ये बड़ा सवाल है, क्या इन जगहों पर बीजेपी अपने आप को खड़ा कर भी पाएगी? खड़ा शब्द इसलिए है क्योंकि एक मुश्किल हालात वोटरों की उम्र के लिहाज से है, क्योंकि 127 सीट जो है गुजरात की वह सेमी अर्बन या रूरल में आती है। इसमें से लगभग 55 सीटें जो थी वह पिछली बार कांग्रेस ने जीत ली थी। अब सवाल सबसे बड़ा यह आ गया है कि अगर आप इससे जैसे ही बाहर निकलते हैं तो दाहोद का इलाका, डांग का इलाका, पोरबंदर का इलाका, नर्मदा का इलाका, तापी का इलाका, बनासकांठा का इलाका, कच्छ का इलाका, इन इलाकों की जो पिछड़ी परिस्थितियों को जीने वाले लोगों की तादाद है वो लगभग 60 से 75% है। यानी चुनाव त्रिकोणीय बनाने की कोशिश गुजरात में राजनीतिक प्रयोग के तहत बाखूबी की गई और हुई भी है, कई जगहों पर यह सफल भी होगी। और उन सब के बीच जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर एआईएमआईएम की एंट्री भी कमाल करेगी, यह भी इनकार नहीं है। केजरीवाल की एंट्री भी वहां कमाल करेगी, इनकार नहीं है। लेकिन मायने रखता है चुनाव कौन जीत गया और कैसे जीत गया, और जनता के भीतर अगर पहली बार यस और नो, हां और नहीं, सिर्फ बीजेपी को लेकर है और दिल्ली से आई समूची सरकार के वोट मांगने के तौर तरीकों को लेकर है, तो यह चुनाव बीजेपी का है, यह चुनाव गुजरात की जनता का है। और यही वो चुनाव है जिसके भीतर बार बार 2024 का अक्स इसलिए देखा जाता है क्योंकि सबको पता है कि इस देश में विपक्ष एकजुट हो नहीं सकता है और विपक्ष का बिखराव बीजेपी की जीत पर मुहर होती है, प्रधानमंत्री मोदी के औरे पर जीत की मुहर होती है, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन अगर गुजरात एक राजनीतिक प्रयोग अपने वोटरों के जरिए करना चाह रहा है, जहां पर उसके जहन में यह सवाल है कि दरअसल 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5-5 बार हम आपको जिताते आए, लेकिन हमारे सामने जो मुश्किल हालात हैं उस पर आपने कोई रास्ता अभी तक नहीं निकाला, और फिर वादे और उन वादों के आश्रय फिर उम्मीद जगाने की कोशिश, यह सवाल गुजरात में पहली बार एक चुनावी प्रोसेस में किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ना लेकर सिर्फ बीजेपी के
इर्द गिर्द घूमने लगा है और यह खतरे की घंटी बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर है। इसके ठीक समानांतर जो स्वयंसेवक कार्यकर्ता के तौर पर या बीजेपी की मशीनरी के तौर पर चुनाव प्रचार में निकले, उन्हें भी यह समझ में आने लगा है कि दरअसल आसान नहीं है। यह आसान नहीं वाला शब्द पहली बार इसलिए है क्योंकि यह स्थिति 2002 में के समय दंगों से ठीक पहले भी नहीं थी। यह 2001 में भी नहीं थी जब पहली बार नरेंद्र मोदी वहां पर बतौर मुख्यमंत्री पहुंचे थे, या यह स्थिति केशुभाई पटेल के दौर में भी नहीं थी। यह स्थिति इसी दौर में बनी है और उसकी सबसे बड़ी वजह हम कह सकते हैं, एक तो गांधीनगर से दिल्ली जाना और दिल्ली से सरकार को चलाना गुजरात के भीतर में, और गुजरात की सरकार के हाथ में कोई ताकत का ना होना, स्थिति और टकराव इतनी ज़्यादा। आनंदीबेन पटेल से पूछा गया कि आप गुजरात आएंगे, उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं, क्योंकि अमित शाह वहां पर मौजूद है। और ये टकराव आनंदीबेन गुट और अमित शाह के बीच का जो है वो बहुत साफ गुजरात के भीतर दिखाई देता है। उनको चाहने वाले या नहीं चाहने वाले दोनों खुलकर बोलते से कतराते नहीं है। इसीलिए जो पुराने आरएसएस के लोग थे उनसे संपर्क और कोई नहीं, आनंदीबेन लगातार बना रही है और कह रही है कि हमारे जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है यहां पर क्या असर पड़ेगा जरा बताइए। हमारे कैंडिडेट्स का मतलब है कि उनका अपना ग्रुप, और दूसरी तरफ अमित शाह का एक अपना ग्रुप। प्रधानमंत्री मोदी पाटना चाहते हैं, अपने हिसाब से गुजरात को चलाना चाहते हैं, लेकिन इस बार जनता और पॉलिटिकल पार्टी के बीच का चुनाव है और तय अगर जनता बहुसंख्य ताकत के हिसाब से करने जा रही है तो दूसरी स्थिति में खास तौर से जो सूचना क्रांति, टेक्नोलॉजी, मोबाइल, सूचना का आदान प्रदान, दिल्ली द्वारा घोषित की गई योजनाओं की पूरी फहरिस्त, उसका असर गुजरात में कैसे होगा, या गुजरात में जब रूपाणी को हटाया गया, नितिन पटेल को दरकिनार किया गया, जो पुराने मिनिस्टर्स थे उनको चुनाव नहीं लड़ने से रोका गया, जो बगावत करके मैदान में आए उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको बाहर निकाला गया, उनकी तादाद भी 25 से ज़्यादा है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या सब कुछ अपने हाथ में रखने के लिए बीजेपी इस चुनाव को लड़ रही है और अपनी हाथ में के हिसाब से और रिमोट से इस सरकार को चलाने के लिए दिल्ली से लोग वोट मांगने आए हैं? यह भी सवाल वहां पर बड़ी तेजी से घुमड़ रहा है। अब इसके बाद अगला सवाल जो कहीं ज़्यादा बड़ा है, जो खास तौर से अलग अलग हिस्सों में आइएगा तो महिलाओं के सामने रसोई की चिंता है, घर चलाने की है, महंगाई एक मुद्दा के तौर पर उभर कर आई है और मुद्दा अब असर के तौर पर आ गया है। ठीक इसी तरीके से दलितों के सवाल, चाहे कच्छ का इलाका हो, अमरेली का इलाका हो, महसाणा का इलाका हो, गिर सोमनाथ का इलाका हो, पाटन का इलाका हो, या बनासकांठा जहां पर हाल ही में शादी में साफा पहन लिया दलित ने, तो उसको लेकर क्या कुछ हुआ ये कोई छुपा हुआ नहीं है। और ये भी समझना होगा कि पहली बार दलितों के भीतर जो महिलाओं की संख्या होती है, गुजरात ही एकमात्र राज्य है जहां महिलाओं के पास लैंड होल्डिंग जो है वह इस देश के एवरेज से ज़्यादा है। देश की एवरेज 13.4% है, गुजरात में ये 18.4% है जो लैंड होल्डिंग, जिनके पास ज़मीन पर जो जिनका कब्जा होता है महिलाओं के नाम जो होती है वह 18.4 है, और गुजरात में ओवरऑल एवरेज 16.4 है। महिलाएं भी इस दौर में, और सवाल दलितों से हटकर अगर महिलाओं से जोड़ दीजिएगा तो एक झटके में महिलाएं ही दरअसल बीजेपी और नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत सारे सवालों को उठा रही है। ये सवाल अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है कि दरअसल स्मृति ईरानी की सभा में भी बीजेपी के लोग और बीजेपी की महिलाएं अगर सिलेंडर का शब्द बोले और स्मृति ईरानी खामोशी बरत ले, तो अगला सवाल यह है क्या महिलाएं जो बड़ी तादाद में वोट देती आई, अब वो अपने आप को बिल्कुल स्वायत्त तौर पर देखने लगी और ये मानकर चल रही है कि अब हमारा रास्ता इस चुनाव से ही निकलेगा, यानी अतीत को नहीं दोहराना है, क्या ये सोच आ गई? और इस सोच ने दोहरी मुश्किल बीजेपी के लिए और संघ परिवार के लिए भी खड़ी कर दी है कि अगर महिलाएं ही अपने सवालों को लेकर बीजेपी को और मोदी सत्ता को कटघरे में खड़ा कर रही है, क्योंकि वहां पर भूपेंद्र सिंह की कोई सत्ता नहीं है कि भूपेंद्र पटेल का आप जिक्र कर लीजिए, नितिन पटेल का जिक्र कर लीजिए, रूपाणी का जिक्र कर लीजिए, या XYZ किसी का जिक्र कर लीजिए, इनकी कोई सत्ता नहीं है। ये सत्ता दिल्ली से चलती है और शायद इसीलिए वहां पर आरएसएस के भीतर में एक आंकड़े आपको बताएं,
2012 में 315 वीकली गैदरिंग होती थी आरएसएस की, 2015 में ये 865 तक पहुंच गई, लेकिन उसके बाद ये घटकर 700 पर आ गई। जो शाखाएं लगती थी 2015 में वह 1029 थी, तो बढ़कर लगभग 1372 2015 में हुई, वो घट गई फिर से और घट के 1200 पर आकर टिक गई। अलग अलग जगहों पर जो शाखाएं लगना या वीकली प्रोग्राम होना, 543 प्लेसेस पे 2012 में, 2017 में ये बढ़कर 712 तक पहुंची और अब वो घटकर 600 पर आ गई है। यानी देखिए नीचे गिर रही है। वजह बहुत साफ है कि बीजेपी ने मान लिया गुजरात उसका, आरएसएस ने मान लिया गुजरात इसका, लोगों ने भी मान लिया वह बीजेपी के और आरएसएस के। लेकिन जब मुश्किल जिंदगी चलाने को लेकर और इकोनॉमी को लेकर आई, तब पहली बार चीजें डामाडोल होने लगी और ये खुले तौर पर होने लगी। और शायद इसीलिए आरएसएस ने जो दो हिस्से गुजरात में बांटे, उसमें एक तरफ सौराष्ट्र और कच्छ को रखा और दूसरी तरफ नॉर्थ साउथ सेंट्रल गुजरात को रखा। इन तीन हिस्सों को एक तरफ रखा, दूसरी तरफ दो हिस्सों को रखा। लेकिन जो टारगेट लेकर चले कि हम टारगेट शाखाओं को लेकर कितना बनाएंगे, लेकिन सब कुछ आज की तारीख में ये 1200 से ज्यादा शाखाएं गुजरात में नहीं है, कागज पर। चलने वाली स्थिति में आइएगा तो ये 700 भी आपके लिए हांफने लगिएगा कि इतनी भी शाखाएं नहीं चलती हैं। और जब 2 बरस पहले की बात है, जब वहाँ पर मोहन भागवत जी पहुँचे, सरसंघचालक नए मुख्यालय भवन का उद्घाटन करने पहुँचे, तो एक सवाल वहाँ पर यह भी था कि मुख्यालय तो बड़े बड़े बीजेपी के भी हैं, लेकिन काम हो नहीं पाता है, आम लोगों की मुश्किल खत्म हो नहीं पाती है। तब तक पाटीदार आंदोलन की अनुगुंज जारी थी। अब उसका असर नजर आ रहा है, क्योंकि पाटीदार आंदोलन को नेताओं के चेहरे के आसरे बीजेपी ने तोड़ दिया, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन क्या पाटीदार संघर्ष करने वाले लोग और उनके मुश्किल हालातों को तोड़ दिया है? यह फैसला इस चुनाव में होगा। और उनके भीतर के सवाल, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, किस जगह पर किसके साथ खड़े होंगे, यह कहना मुश्किल जरूर है, लेकिन यह कहना आसान है कि दरअसल या तो वो बीजेपी के साथ हैं या उसके खिलाफ हैं। और यह गुजरात के भीतर एक पूरी की पूरी लकीर खिंच गई है, क्योंकि युवा चेहरों को भटकाया गया है गुजरात के भीतर। अब इसको युवा भी मान रहा है, उनको दिल्ली से भटकाया गया यह भी माना जा रहा है, पाटीदार आंदोलन के जरिए भटकाया गया यह भी माना जा रहा है, और गुजरात की सत्ता को भी भटकाया गया यह भी माना जा रहा है। इन सारे प्रोसेस में अलग अलग किस्सों में जब आप किसानों की तरफ जाएंगे तो कॉटन, मूंगफली, खजूर, गन्ना, दूध या डेयरी प्रोजेक्ट संकट वहां तक पहुंच गया है। वहां के किसानों की हालत भी नाजुक है। जो इंडस्ट्री में आइएगा तो टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, जो डायमंड है या फिर जो केमिकल्स और फार्मा क्षेत्र है, वहां पर मुश्किल आई है। और शायद इसीलिए बीजेपी की जो पूरी नज़र जिन 50% पॉपुलेशन को लेकर है, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, बनासकांठा, भावनगर और जूनागढ़, इन 50% सीटों को लेकर भी सवाल बीजेपी के भीतर इसलिए घुमड़ रहा है क्योंकि पहली बार जो वोटर है, मसलन सूरत में पहली बार 1 लाख से ज़्यादा वोटर पहली बार वोट डालेगा। पूरे गुजरात में उनकी संख्या लगभग 12 लाख के लगभग है। या फिर 20 से 29 बरस जो तमाम समस्याओं से जूझ रहा है और जो राजनीतिक तौर पर खुद को सक्रिय कर रहा है इसलिए कि उसका रोजगार चल जाए, क्योंकि इस दौर में पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है। बड़ी तादाद में गुजरात की राजनीति को प्रभावित करने के लिए पैसों की आवाजाही राजनीतिक तौर पर हो रही है। ये 20 से 29 साल के भीतर का वोटर, इसकी तादाद 1 करोड़ 3 लाख है। कुल वोटर 4 करोड़ 90 लाख में से 1 करोड़ 3 लाख ये है। और उसके बाद का जो हिस्सा है, जो 30 से 39 साल तक का है, उसके भीतर भी सवाल है कि वह जब कल तक काम असंगठित क्षेत्र में कर रहा था, कोविड के बाद से उसकी भी भरपाई पूरी हो नहीं पाई और मुश्किल हालात और ज़्यादा गहराते चले गए। इनकी तादाद तकरीबन 1 करोड़ 21 लाख वोटरों की है। हाथ पांव फूले हैं या खतरे की घंटी बज रही है। ये बीजेपी और आरएसएस दोनों के लिए अपनी उस राजनीतिक जमी को बचाने का सवाल है, जिस राजनीतिक जमी पर अगर जनता ने प्रयोग कर दिया तो 2024 का राजनीतिक प्रयोग पूरे देश में जनता के जरिए ही दिखाई देगा। लेकिन दूसरी परिस्थिति यह है कि अगर इसे मैनेज कर लिया गया तो फिर सवाल आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का नहीं होगा। यह बीजेपी के लिए शायद एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है जहां पहली बार वो समझ गई है कि अगर
जनता उसके साथ नहीं खड़ी हुई, खास तौर से तब जब पूरा विपक्ष एक लिहाज से उसके सामने है ही नहीं। उसे खुद बोलना पड़ रहा है कि देखिए कांग्रेस को वहां देखिए, आम आदमी पार्टी को यहां देखिए। इस परिस्थिति में यह चुनाव आकर प्रधानमंत्री मोदी को भी गली गली भटका रहा है और देश के गृह मंत्री को भी धूल फांकने पर मजबूर कर रहा है। और संघ भी अपने तौर पर अपने स्वयंसेवकों से उस राजनीतिक जमी को बचाने की जद्दोजहद में लगा है जहां पर उसकी विचारधारा कहीं कुछ कोपलें दिखाई तो दे जाए। संकट का दौर तो है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।